अर्लियर क्लास के अंदर अपन ये देख रहे थे कि क्या एजेंट नियोक्ता से प्राप्त अधिकारों का भारार्पण किसी अन्य व्यक्ति को कर सकता है। उसका मैंने समाधान बताया था और सेक्शन 190 का हवाला देते हुए कुछ दशाएं मैंने स्पष्ट करी थी, जिसके तहत एजेंट नियोक्ता से प्राप्त अधिकारों का या कुछ दशाओं में स्वयं के अधिकारों का भारार्पण एजेंसी संबंधी कारोबार को करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को कर सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि भारार्पण करता है तो फिर उप एजेंट और नियोक्ता के बीच और इनका अन्य पक्षकारों के साथ में संबंध किस प्रकार का होगा, उनकी वैधानिक स्थिति क्या होगी। तो इस पूरे मैटर को मैं दो भागों के अंदर विभाजित कर रहा हूं। इस लेटर एक अंदर उन दशाओं का उल्लेख करूंगा जब वैधानिक तरीके से उप एजेंट की नियुक्ति की गई हो, तब क्या संबंध होगा, और स्मॉल लेटर बी के अंदर उन बातों का उल्लेख करूंगा जब अनाधिकृत तरीके से, जिसका उल्लेख मैंने सेक्शन 190 के अंदर किया था, उन शर्तों के अनुरूप नियुक्ति न करके मनमाने तरीके से उप एजेंट की नियुक्ति करी है, तब क्या स्थिति होगी। तो पहले अपन सेक्शन 192 के संदर्भ में बात करेंगे, जब उप एजेंट की नियुक्ति अधिकृत तरीके से की गई हो तब इनका पारस्परिक संबंध क्या होगा। तो पहली बात यह है कि उप एजेंट अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए मूल एजेंट के प्रति उत्तरदायी होगा। आप सीक्वेंस ध्यान रखना। पहला पॉइंट है उप एजेंट अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए मूल एजेंट के प्रति उत्तरदायी होगा। नंबर 2, मूल एजेंट उप एजेंट द्वारा किए गए कार्यों के लिए नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी होगा। मूल एजेंट उप एजेंट द्वारा किए गए कार्यों के लिए नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी होगा। और तीसरा पॉइंट है नियोक्ता एजेंट और उप एजेंट द्वारा किए गए कार्यों के लिए अन्य पक्षकारों के प्रति, तृतीय पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होगा। और चौथी बात है कि सामान्य दशाओं में एजेंट और उप एजेंट एक तरीके से नियोक्ता और एजेंट की तरह ही होंगे, लेकिन यदि उप एजेंट जानबूझ करके कपट या लापरवाही करता है, उदासीनता बरतता है, तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता और उप एजेंट प्रत्यक्षतः एक दूसरे के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य दशाओं के अंदर जो है वो एजेंट और उप एजेंट एक तरीके से नियोक्ता और एजेंट की भूमिका में ही होंगे, लेकिन यदि उप एजेंट ने जानबूझ करके कर्तव्य भंग किया है या लापरवाही की है, तो ऐसी स्थिति में उप एजेंट और नियोक्ता के बीच में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाएगा। यह है सेक्शन 192 की बात। सेक्शन 193 के अंदर लिखा है कि जब उप एजेंट की नियुक्ति अनाधिकृत तरीके से की हो, या अनाधिकृत तरीके से मतलब यह है कि वो दशाएं नहीं है जिनका उल्लेख मैंने सेक्शन 190 में किया था। वो दशाएं क्या थी कि यदि एजेंट ने उप एजेंट की नियुक्ति करते समय स्पष्ट या गर्भित अधिकार प्राप्त कर लिया हो। दूसरी शर्त यह थी कि एजेंट उप एजेंट की नियुक्ति कर रहा हो और नियोक्ता को जानकारी होने के बावजूद भी किसी तरह से कोई रोक टोक नहीं कर रहा हो। तीसरा, व्यापार की सामान्य प्रथा के अनुसार उप एजेंट की नियुक्ति की जाती हो। चौथा, कार्य सामान्य लिपिकीय प्रकृति का हो, कोई विशेष तकनीकी जानकारी की आवश्यकता नहीं हो। और लास्ट, संकटकालीन परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हो।
ये दशाएं, इन दशाओं को कंसीडर करते हुए यदि अधिकारों का भारार्पण किया है तो सेक्शन 192 क्रियाशील होगी, और यदि इन शर्तों की अनुपालना नहीं की है तो धारा 193 क्रियाशील होगी। और धारा 193 का उल्लेख ये है कि जब उप एजेंट की नियुक्ति अनाधिकृत तरीके से की गई हो। तो यदि उप एजेंट की नियुक्ति अनाधिकृत तरीके से अगर की जाती है तो ऐसी स्थिति में एजेंट और उप एजेंट के मध्य संबंध वास्तविक नियोक्ता और एजेंट की तरह माना जाएगा। अर्थात उप एजेंट किसी भी परिस्थिति में नियोक्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। उप एजेंट अपने मूल एजेंट के विरुद्ध ही वाद प्रस्तुत कर सकता है, और मूल एजेंट उप एजेंट के विरुद्ध जो है वो वाद प्रस्तुत कर सकता है। ये इस प्रकार की परिस्थिति है जब एजेंट ने मनमाने तरीके से अधिकारों का भारार्पण किया हो। तो ये है आपका उप एजेंट। दूसरा मैंने तरीका बताया था कि जब भारार्पण करते हैं तो दो अवस्थाएं उत्पन्न होगी, एक उप एजेंट की और दूसरा स्थानापन्न एजेंट की, सब्स्टिट्यूटरी एजेंट। सेक्शन 194 के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया है कि जब नियोक्ता से स्पष्ट या गर्भित अधिकार रखते हुए, शब्दों पे ध्यान देना, जब नियोक्ता से स्पष्ट या गर्भित अधिकार रखते हुए एजेंसी संबंधी कारोबार को करने के लिए स्वयं के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित किया जाता है तो उसे स्थानापन्न एजेंट कहा जाएगा, न कि उप एजेंट। वापस दोहरा रहा हूं, जब नियोक्ता से स्पष्ट या गर्भित अधिकार रखते हुए एजेंसी संबंधी कारोबार को करने के लिए स्वयं के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित किया जाता है तो उसको स्थानापन्न एजेंट कहा जाता है, न कि उप एजेंट। फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, एक्स एक डॉक्टर है, एक्स एक डॉक्टर है और उसने वाई के साथ में ऑपरेशन करने के लिए अनुबंधात्मक संबंध स्थापित किया है, लेकिन वाई से यह सहमति प्राप्त कर ली कि यदि मेरे स्थान पर कोई मेरे से ज्यादा विशेषज्ञ, ज्यादा तकनीकी जानकारी रखने वाला अगर वो व्यक्ति ऑपरेशन कर सकता है तो आपको कोई आपत्ति है क्या? यदि आपत्ति नहीं है, उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया, तो ऐसी स्थिति में वो जो आदमी जिसको ये दायित्व सौंपा गया है वो स्थानापन्न एजेंट होगा, उप एजेंट नहीं। वो एजेंट के अधीन नहीं होगा, वो एजेंट से संवाद ऊपर होगा, नीचे नहीं। और जैसे ही स्थानापन्न एजेंट की नियुक्ति होगी वैसे ही नियोक्ता और स्थानापन्न एजेंट के बीच में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन। तो धारा 195 के अंदर लिखा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि स्थानापन्न एजेंट की नियुक्ति करते ही मूल एजेंट का दायित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसका दायित्व समाप्त कब होगा इसका खुलासा किया है 195 में। उसमें लिखा है कि एजेंट नियोक्ता से स्पष्ट एवं गर्भित अधिकार रखते हुए एजेंसी संबंधी कारोबार को करने के लिए स्वयं के स्थान पर अन्य व्यक्ति को नामांकित कर सकता है, परंतु उस कार्य के लिए उस एजेंट को उतनी योग्यता एवं चातुर्य का उपयोग करना होगा जितना कि एक विवेकशील व्यक्ति अपने स्वयं के हितों की रक्षा के लिए करता है। उतनी योग्यता और चातुर्य। सवाल ये खड़ा होगा कि क्या आवश्यकता पड़ती
तो उस व्यक्ति से अपने परिवार के सदस्य या स्वयं उससे ऑपरेशन करवा सकता है क्या? ये जस्टिफिकेशन एसेंशियल होगा। यदि ये बात सिद्ध हो जाए कि एजेंट ने स्थानापन्न एजेंट की नियुक्ति में सही मायने में उतनी योग्यता और चातुर्य का उपयोग किया है जितना कि एक विवेकशील व्यक्ति अपने स्वयं के हितों की रक्षा के लिए करता है, तो ऐसी स्थिति में मूल एजेंट अपने दायित्व से विरत हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। मूल एजेंट का फिर कोई किसी तरह से जिम्मेदारी नहीं होगी। स्थानापन्न एजेंट और मूल एजेंट के बीच में प्रत्यक्ष संबंध हो जाएगा। स्थानापन्न एजेंट और नियोक्ता एक दूसरे के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकेंगे। स्थानापन्न एजेंट प्रत्यक्ष नियोक्ता से पारिश्रमिक राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा और एक जो है इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी। और मूल एजेंट, मैंने कहा ना, दायित्व जो है उसका समाप्त हो जाएगा बशर्ते कि नियुक्ति करते समय सेक्शन 195 के प्रावधानों की अनुपालना की हो। तो ये तो एक तरीके से देखते ही पता चल जाएगा कि एक जो अधिकारों का भारार्पण हुआ है वो उप एजेंट की स्थिति में है या स्थानापन्न एजेंट की स्थिति में। वैसे यदा कदा छोटे क्वेश्चन के अंदर या मंझले क्वेश्चन के अंदर जो है ये पूछ लिया जाता है कि भाई उप एजेंट और स्थानापन्न एजेंट के अंदर अंतर क्या है, व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट। तो ये मैं आपको बता दूं कि अंतर का आधार के रूप में अगर अपन लेवें तो पहला पॉइंट है नियुक्ति। नियुक्ति के संदर्भ में अपना अंतर स्पष्ट करेंगे तो उप एजेंट की नियुक्ति मूल एजेंट के द्वारा मूल एजेंट के नियंत्रण में रहते हुए की जाती है, जबकि स्थापन एजेंट की जो नियुक्ति है वो तभी की जा सकती है जब नियोक्ता से स्पष्ट या गर्भित अधिकार प्राप्त किया हो। वापस मैं दोहरा रहा हूं, नियुक्ति करते समय उप एजेंट की स्थिति में मूल एजेंट नियोक्ता के अधिकार के साथ साथ में स्वयं का विवेक करते हुए भी उप एजेंट की नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन स्थानापन्न एजेंट की नियुक्ति तभी की जाएगी जब नियोक्ता से स्पष्ट या गर्भित अधिकार प्राप्त किया हो। जहां तक नियंत्रण का सवाल है तो उप एजेंट मूल एजेंट के नियंत्रण में रहते हुए कार्य करेगा, लेकिन स्थानापन्न एजेंट नियोक्ता के अधीन रहते हुए कार्य करेगा। इसी तरह से उत्तरदायित्व का जहां तक सवाल है, उप एजेंट अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए मूल एजेंट के प्रति उत्तरदायी होगा, लेकिन स्थानापन्न एजेंट अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी होगा। इसी प्रकार से मूल एजेंट का कर्तव्य उप एजेंट की नियुक्ति के बाद में भी मूल एजेंट का कर्तव्य यथावत बना रहेगा, लेकिन स्थानापन्न एजेंट की नियुक्ति के साथ ही मूल एजेंट का कर्तव्य समाप्त हो जाएगा बशर्ते कि सेक्शन 195 की अनुपालना की हो। इसी तरह से मूल एजेंट का दायित्व, मैंने आपको बताया था कि उप एजेंट द्वारा किए गए कार्यों के लिए मूल एजेंट नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन स्थानापन्न एजेंट के द्वारा किए गए कार्यों के लिए मूल एजेंट नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। इसी तरह से पारिश्रमिक की मांग, उप एजेंट अपने पारिश्रमिक की मांग जो है वो मूल एजेंट से कर सकता है, लेकिन स्थानापन्न एजेंट जो है वो अपने पारिश्रमिक की मांग नियोक्ता से ही करेगा। फिर अंतर का आधार आता है वाद प्रस्तुत करना। मैंने आपको बताया था कि कर्तव्य भंग और जानबूझ करके लापरवाही को छोड़ करके उप एजेंट और स्थानापन्न एजेंट एक दूसरे के विरुद्ध जो है वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन स्थानापन्न एजेंट की स्थिति के अंदर जो है वो नियोक्ता और स्थानापन्न एजेंट एक दूसरे के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिकारों का प्रत्यायोजन का जहां तक सवाल है, मैंने आपको बताया था
कि उप एजेंट की स्थिति में मूल एजेंट जो है वो नियोक्ता के अधिकारों के साथ साथ में स्वयं के अधिकारों का भारार्पण भी कर सकता है। सेक्शन 190 के अंदर मैंने शर्तें बताई थी। लेकिन स्थानापन्न एजेंट की स्थिति में केवल नियोक्ता के अधिकारों का ही भारार्पण किया जा सकता है, स्वयं के अधिकारों का नहीं। तो ये उप एजेंट और स्थानापन्न एजेंट के अंदर जो है वो आधारभूत अंतर है। और कल अपन अगला चैप्टर के अंदर जो है